करते हैं हमारे 5th चैप्टर के बारे में, जो कि है 19वीं शताब्दी में पश्चिमी मुख्य धारा का इतिहास लेखन। देखिए, इससे पहले यदि बात करें तो हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना, इस बुक के। अब ये हमारा 5वां लेसन है। और यदि इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें हम अगस्त कोंत के द्वारा जो प्रत्यक्षवादी दर्शन दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अनुभववादी परंपरा, रानकेवादी परंपरा, इतिहास की प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दृष्टि, ठीक है ना, दोनों दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ आलोचनाएं, सारांश और अभ्यास भी करेंगे इसका, ठीक है। और देखिए, जो ये रानकेवादी परंपरा है ये अभी लास्ट दिसंबर 2025 के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, तो क्या पता इसको रिपीट कर दे। अब जो जून में एग्जाम होंगे तो इसको अच्छे से करते हुए चलना आप इस प्रश्न को। तो उसके बाद यदि हम अपने लेसन की बात करें तो लेसन में हम 19वीं शताब्दी में पश्चिमी मुख्य धारा के इतिहास लेखन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, 19वीं शताब्दी में पश्चिमी इतिहास लेखन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है ये। और इस टाइम पे इतिहास लेखन केवल कहानियों का संग्रह न रहकर, ठीक है ना, कहानियों का संग्रह न रहकर एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में उभरा, ठीक है। और यहाँ 19वीं शताब्दी में जो पश्चिमी मुख्य धारा है उसकी यदि विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। इतिहास की वैज्ञानिकरण, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है इतिहास का वैज्ञानिकरण। इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, जिसने जो इतिहास है उसको विज्ञान के करीब लाया, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्वानों ने तर्क दिया है कि इतिहास को कल्पना के बजाय प्रमाण, ठीक है ना, प्रमाण और तथ्य, इन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। इतिहास को बहुत सारे विद्वानों के द्वारा तर्क दिया गया है कि इतिहास को कल्पना की बजाय प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। और जो लियोपोल्ड वोन रानके है, जिन्होंने रानकेवादी परंपरा के बारे में बात की है, ठीक है ना, उनके द्वारा दी गई परंपरा को ही रानकेवादी परंपरा कहा जाता है। उन्होंने भी इस दिशा में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम लियोपोल्ड वोन रानके के बारे में बात करेंगे। और देखिए, वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो लियोपोल्ड वोन रानके हैं ये जर्मनी इतिहासकार हैं, ठीक है ना। आधुनिक इतिहास लेखन में इनको आधुनिक इतिहास लेखन का पिता माना जाता है। और इनका एक मुख्य सिद्धांत है कि इतिहास जैसा है वैसा ही उसको वास्तव में दिखाना, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही वास्तव में दिखाना, ठीक है। ये उनके द्वारा उनका मुख्य सिद्धांत था। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इतिहासकार को अपनी पसंद और नापसंद को अलग रखकर केवल जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, स्रोतों के आधार पर ही इतिहास को लिखना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने इस बात पर जोर दिया। उसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रत्यक्षवाद, ये हमारा लेसन है ना, इसमें हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि हम लेसन के अंदर पढ़ेंगे क्या, अपने टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। तो प्रत्यक्षवाद के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। अगस्त कोम्टे के द्वारा ये विचार दिया गया है, अगस्त कोम्टे या फिर कोंत कहीं, ठीक है ना। इसके विचारों से प्रभावित होकर इतिहासकारों ने माना कि समाज और इतिहास को भी प्राकृतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं उनकी तरह ही बांधा जाना चाहिए। और प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि यदि हमें पर्याप्त रूप से जो तथ्य होते हैं वो हमारे पास हों, ठीक है ना, तो इतिहास के नियम भी खोजे जा सकते हैं। तो ये हमारे लेसन में जो भी हम पढ़ेंगे मोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स थे। इसके बाद यदि हम और जो मुख्य धाराएं की बात करें तो जैसे राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी हो गया, ठीक है ना, तो और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम जो हमारे लेसन के अंदर है ना टॉपिक उन्हीं को ही कवर करेंगे, तो जिसमें हमने मोटा मोटा ये लेसन के बारे में बता दिया है। अब हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है अगस्त कोंत और प्रत्यक्षवादी दर्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि हम अगस्त कोंत और उसके प्रत्यक्षवादी दर्शन की बात करें तो अगस्त कोंटे को समाजवाद, जो समाज शास्त्र है उसका जनक माना जाता है, ठीक है ना। उन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया है, प्रत्यक्षवादी दर्शन दिया है, जो कहता है कि हमें केवल उन्हीं चीज़ों को सच मानना चाहिए जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम, ठीक है, और प्रयोग कर सके, उनको आंखों से देख सके, प्रयोग कर सके
और वैज्ञानिक रूप से उसको सिद्ध किया जा सके। ठीक है, ये उसके प्रत्यक्षवाद के दर्शन के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो चीज़ हो उसको हम आँखों से देख सके। ठीक है, उसको हम प्रयोग भी कर सके और वैज्ञानिक जो विज्ञान के जो नियम हैं उनके अनुसार वो सिद्ध हो सके। यदि प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करें कि प्रत्यक्षवाद क्या है, तो सरल शब्दों में यदि इसकी बात करें तो इसका अर्थ है वैज्ञानिक नजरिया। है कोम्टे का मानना है कि जिस तरह विज्ञान फिजिक्स या केमिस्ट्री के नियम होते हैं वैसे ही समाज और इतिहास के भी निश्चित नियम होने चाहिए और हमें काल्पनिक कहानी, धर्म या फिर ईश्वर के भरोसे बैठने के बजाय जो तथ्य होते हैं उनके जो अनुभव होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, जो फैक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इनके द्वारा अगस्त कोंत के द्वारा मानव विकास के 3 चरण का नियम बताया गया है। देखिए, यदि हम 3 चरण के नियम की बात करें तो इसमें फर्स्ट चरण है हमारा धार्मिक चरण, धार्मिक। सेकंड की बात करें तो तत्व मीमांसीय। और थर्ड चरण की बात करें तो वैज्ञानिक या फिर प्रत्यक्षवादी चरण। ठीक है, ये उसके द्वारा 3 चरण दिए गए। यदि देखिए धार्मिक चरण की बात करें तो धार्मिक चरण यहाँ ये कहता है कि जो भी घटनाएं घटती है वो इसमें धार्मिक चरण में वो ईश्वर की मर्जी मानता है। ठीक है ना, जैसे अचानक से बारिश हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि भगवान की कृपा है कि बारिश हो गई। हम अपने आसपास भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी की नौकरी लग जाए, ठीक है ना, तो बोलते हैं कि भगवान की कृपा थी, है ना, भगवान का आशीर्वाद था या फिर इसके कर्म थे जो इसको नौकरी मिल गई। हम अपने आसपास भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो हम भगवान से रिलेट करते हैं। ठीक है ना, कुछ भी अच्छा काम बन गया तो उसमें हम भगवान की इच्छा मानते हैं उसको। ठीक है, तो धार्मिक चरण यही कहता है कि कोई भी अगर कुछ भी बात हो जाती है, कोई भी घटना होती है या फिर कोई भी अच्छा काम होता है, कुछ भी काम होता है ना, कोई भी घटना घटती है, वो ईश्वर की मर्जी होती है। और तत्व मीमांसीय चरण की बात करें तो मेटाफिजिकल स्टेज की बात करें तो इस टाइम पे इसमें लोग है ना साक्षात ईश्वर को तो नहीं बल्कि उसके कुछ अदृश्य शक्ति या फिर जो अमूर्त विचार होते हैं उनको मानते हैं कारण किसी भी चीज़ के पीछे। तत्व मीमांसीय में क्या है कि लोग ईश्वर को नहीं मानते लेकिन जो अदृश्य जो शक्तियाँ होती हैं ना कुछ एक, उसमें उनको मानते हैं कि हाँ कुछ एक शक्ति है कि जिसके कारण ये कार्य सफल हो गया। ठीक है ना, लेकिन वो ईश्वर को उसका क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तत्व मीमांसा था। और उसके बाद यदि हम वैज्ञानिक या फिर प्रत्यक्षवादी चरण की बात करें तो ये टाइम है जो आधुनिक दौर का माना जाता है और यहाँ पर इंसान कारण और जो प्रभाव है उनको समझता है और इसमें वो किसी भी चमत्कार को महत्व नहीं देता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं ना उनको देखता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 चरण थे अगस्त कोम्ट के द्वारा दिए गए थे, इनके बारे में हमने बात कर लिया। उसके बाद हम प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। देखिए, यदि प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं उभर कर आती हैं। ठीक है ना, जिसमें हम अगर फर्स्ट पॉइंट बनाएं तो जैसे निरीक्षण और प्रयोग, इसमें हम बात कर सकते हैं निरीक्षण और प्रयोग की। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती या फिर जो चीज़ हम साबित नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो क्या है, वो विज्ञान नहीं है ना। और जिन चीज़ों को हम तथ्यों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं या फिर जो जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियम और जो सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर यदि हम किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं तो वो क्या है, प्रत्यक्षवाद हो गई वो चीज़ें, है ना। उसके बाद यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें धर्म वैकल्पना का त्याग कर सकते हैं इसमें हम, जिसमें हम बता सकते हैं कि जो अंधविश्वास होता है और जो पुरानी मान्यताएं होती हैं तो उसकी प्रत्यक्षवाद में कोई जगह नहीं है। इसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो समाज सुधार की बात कर सकते हैं, जिसमें जो कोंत जी हैं उनका उद्देश्य है केवल ज्ञान इकट्ठा करना नहीं था बल्कि जो वैज्ञानिक तरीके से समाज में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाना था, वैज्ञानिक तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व करना था। ठीक है ना, उसके बाद यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें मानवता का जो धर्म है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, जहाँ ईश्वर की जगह इंसानियत की सेवा को सर्वोपरि रखा गया है ना, जिसमें कोंत के द्वारा मानव भलाई की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारी जो बहुत सारे पॉइंट है ये उसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है,
और यदि हम इस का प्रत्यक्षवाद का इतिहास लेखन पर प्रभाव की बात करें, तो जब हम बताते हैं कि इतिहासकारों ने प्रत्यक्षवाद को जब अपनाया तो उन्होंने इतिहास को किस्से और कहानियों से मुक्त कर दिया, ठीक है ना। जो भी किस्से और कहानियाँ होती थी उन सब से इन्होंने मुक्त कर दिया, केवल घटनाओं को ही सच माना जाने लगा, है ना। ठोस जो प्रमाण होते थे उनके आधार पर ही चीज़ों को सच माना जाने लगा। और इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट थे जो हमारे अगस्त कॉम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवादी दर्शन को लेकर दिए गए थे। और अगस्त कॉम्ट का यह विचार आज भी आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र की बुनियाद है, ठीक है ना। आज भी, आज के टाइम पर भी जो इनकी ये धारणा है वो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अनुभववादी परंपरा के बारे में। देखिए, यदि अनुभववादी परंपरा के बारे में बात करें तो अनुभववादी परंपरा इतिहास लेखन और दर्शन की वह धारा है जो मानती है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो एक्सपीरियंस और सेंसेशन है, यानी कि अनुभव और जो इंद्रिय ज्ञान है हमारा वो है, ठीक है ना। इंद्रिय ज्ञान की यदि बात करें तो जो चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसको हम छू कर देख सकते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी इंद्रिय ज्ञान के अंदर आती हैं, ठीक है। छूना, देखना, महसूस करना, है ना, और या फिर सुनना, ये सारी चीज़ें हमारी इंद्रिय ज्ञान के जरिए अंदर आती है। तो जो अगर हम इन सारी चीज़ों के थ्रू किसी चीज़ को हम जज करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं तो वो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, ठीक है। सरल शब्दों में यदि बात करें तो जब तक हम किसी चीज़ को देखें, सुने या फिर महसूस न करें उसे सत्य नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये हमारा अनुभववादी परंपरा की मोटी मोटी डेफिनेशन है। और यदि अनुभववादी इतिहासकारों की मूल बातों की बात करें तो उनका मानना है कि इतिहासकार को अपनी ओर से कोई सिद्धांत या कल्पना नहीं लिखनी चाहिए या फिर नहीं थोपनी चाहिए, ठीक है ना। उसे केवल वही लिखना चाहिए जो प्राथमिक स्रोत यानी जो डॉक्यूमेंट्स जो उपलब्ध होते हैं, जो अभिलेख होते हैं या फिर जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, पत्र, डायरिया, है ना, इस तरह से उनको ही स्पष्ट रूप से देखकर ही उनको इतिहास लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुभववाद का मूल मंत्र है जो कहता है कि इतिहासकारों को अपनी ओर से कोई भी चीज़ें कल्पना करके नहीं लिखनी चाहिए, केवल प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही उसको इतिहास लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसके प्रमुख सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत कहता है जो कि तथ्यों की प्रधानता, तथ्यों की प्रधानता पर बल देता है, ठीक है ना। और इस परंपरा में तथ्य पवित्र माने जाते हैं, ठीक है। इनका मानना है कि जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो स्वयं बोलते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप बोलते हैं, केवल इतिहासकार को उनको सिर्फ इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो इनका इतिहासकारों का ये मानना है। उसके बाद यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो एक लैब होती है, साइंस लैब होती है जो उसमें प्रयोग करके देखते हैं ना, वैसे ही इतिहासकारों को भी दस्तावेजों से जो भी वे दस्तावेज उपलब्ध होते हैं उनका बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक अवलोकन होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगी कि सारे दस्तावेजों को वो बारीकी से चेक कर रहे हैं इतिहासकार। इसके अलावा एक पॉइंट हम बना सकते हैं जिसमें हम सेंसेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, सेंसेशन में अनुभववादी परंपरा कहती है कि हमारे सभी ज्ञान का जो स्रोत होता है वो सेंसेशन होता है, यानी कि इंद्रियों का ज्ञान होता है, ठीक है ना। इंद्रियों का ज्ञान या फिर अनुभव, कि जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं उसको ही अनुभव करके उसको ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंसेशन है। इसके बाद यदि एक पॉइंट की और बात करें तो उसमें हम एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं जिसमें जो अनुभववादी परंपरा है वो कहती है कि जो हमारे अनुभव होते हैं, हमारा अनुभव ही हमारे ज्ञान का आधार होता है और हमें अपने अनुभव से ही सीखना चाहिए, उनसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक। इसके अलावा एक और यदि पॉइंट की बात करें तो हम इसमें वेरिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि पुष्टि करना किसी भी चीज़ की। अनुभववादी परंपरा कहती है कि हमें अपने ज्ञान को वेरीफाई करना चाहिए। जैसे कि यदि हम देखते हैं कई बार हमारा आग से हाथ जल जाता है,
ठीक है ना। और इसको हम कैसे देख सकते हैं कि हमने आँख से देखा कि हमारा हाथ जल गया, महसूस हुआ, वो जलन हाथ पर महसूस हुई तो हमें पता चला, है ना, हमने अनुभव किया कि हाथ पर जलन महसूस हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने जो अनुभव है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी अगर घटना घटती है तो उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनुभववादी परंपरा के बारे में हैं। और यदि हम अनुभववादी परंपरा के प्रमुख जो दार्शनिक हैं या फिर इतिहासकार हैं उनकी बात करें तो जॉन लॉक का नाम सबसे पहले आता है, जॉन लॉक, ठीक है। इन्होंने अनुभववाद की जो है स्थापना की थी। उसके बाद बात करें तो डेविड ह्यूम ह्यूम डेविड ह्यूम या फिर बर्कले, ठीक है ना। ये क्या है, इन्होंने अनुभववादी परंपरा को विकसित किया था फिर आगे, ठीक है। तो ये सारे जो प्रमुख दार्शनिक हुए हैं। अनुभववादी परंपरा के यदि फायदों की बात करें तो इन्होंने वास्तविकता के करीब लेकर आया, ठीक है ना। अनुभववादी हमें वास्तविकता के करीब लाई, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मदद की, ठीक है ना। सत्य से अवगत कराया, सत्य के करीब ले गई हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अनुभववादी परंपरा के बारे में पढ़ी हैं। और यदि हम इतिहास लेखन में जो अनुभववादी है परंपरा के बारे में या फिर इतिहास लेखन में अनुभववाद के प्रयोग की बात करें तो जो 19वीं शताब्दी है इसमें लियोपोल्ड वोन रानके ने इस परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाया। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके लियोपोल्ड के बारे में, ठीक है ना। लियोपोल्ड वोन रानके ने इस परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाया, जिन्होंने उन्होंने जोर दिया कि इतिहासकारों को अतीत जैसा वास्तव में है वैसा ही दिखाना चाहिए, ठीक है ना। सरकारी जो दस्तावेज पत्र जो डायरिया है उनको सबसे विश्वसनीय अनुभव माना उन्होंने। इन सब चीज़ों के जरिए ही उन्होंने बताया कि इतिहास को लिखना चाहिए, दर्ज करना चाहिए, घटनाओं को सत्य के आधार पर ही घटनाओं को लिखना चाहिए, ठीक है। और यदि हम अनुभववाद और प्रत्यक्षवाद की दोनों के बारे में बात करें तो दोनों में यदि अंतर स्पष्ट करें तो जो अनुभववाद है वो केवल तथ्यों पर जोर देता है, जिन्हें जो दस्तावेज है उनमें अनुभव करके जिनको दर्ज किया जाता है, ठीक है। और जो प्रत्यक्षवाद है वो कहता है कि तथ्यों के आधार पर समाज के जो कुछ नियम होते हैं उनको बनाने की कोशिश करता है। वो जैसे विज्ञान के कुछ नियम निर्धारित होते हैं ना, वैसे ही समाज के भी कुछ नियम निर्धारित होने चाहिए। तो ये प्रत्यक्षवाद कहता है, ठीक है। तो अभी हमारा अनुभववादी परंपरा वाला टॉपिक भी कवर हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रानकेवादी परंपरा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि रानकेवादी परंपरा के बारे में बात करें तो एक इतिहास लेखन की परंपरा है ये, जो 19वीं शताब्दी में जर्मनी में विकसित हुई थी ये परंपरा, ठीक है ना। और इनका नाम पूरा अभी बताया था मैंने, लियोपोल्ड वोन रानके हैं, लेपोल्ड या फिर लियोपोल्ड, ठीक है ना, वोन रानके इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। जो एक जर्मनी इतिहासकार थे जिन्होंने इस परंपरा की स्थापना की थी। देखिए, यदि लियोपोल्ड वोन रानके के बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो इनका जन्म है वो 21 दिसंबर 1795 को वाई हे जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। ये वाई हे जो है वो जर्मनी में एक शहर है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। और यदि इनके जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो लाइप्जिग से विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, जहाँ उन्होंने धर्मशास्त्र और भाषाओं का अध्ययन किया। यदि इनकी एक इतिहासकार के रूप में बात करें तो जल्दी ही ये जो जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार बन गए थे, ठीक है ना। और इन्होंने रानकेवादी परंपरा की स्थापना की, ठीक है, जिन्हें रानकेवादी परंपरा कहा जाता है। और इतिहासकारों को अपने स्रोतों का उपयोग करना, वस्तुनिष्ठ और कालक्रम का पालन करना, इनके जरिए ही इन्होंने अपनी परंपरा में बताया, ठीक है। और यदि इनके विचारों की बात करें तो इन्होंने वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया, स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया, कालक्रम के अनुसार जो चीज़ें हैं उनको दर्ज करने के लिए कहा, इतिहास का उद्देश्य की बात की, ठीक है। और इनके प्रभाव की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे प्रभाव है जो आधुनिक इतिहास लेखन में उनको आधुनिक इतिहास लेखन को आकार दिया। जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इतिहास लेखन को भी इन्होंने प्रभावित किया। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में थी। अब ये इनके बारे में थोड़ी सी रानकेवादी जो परंपरा है उसके बारे में बात करते हैं।
ये है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, यदि इनके जीवन के बारे में पूछ ले तो आप कवर कर सको, तो इसलिए मैंने ये इनके जीवन के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करेंगे इनकी रानकेवादी परंपरा के बारे में। देखिए, यदि रानकेवादी परंपरा के बारे में बात करें तो अभी हमने बात की थी कि जो महान इतिहासकार लियोपोल्ड वोन रानके के नाम पर पड़ा है, और 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में ये सबसे प्रभावशाली परंपरा थी, ठीक है ना। इसे वैज्ञानिक इतिहास लेखन की आधारशिला माना जाता है। और यदि इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि जैसा वो है वास्तव में, ठीक है, कि जैसा वह वास्तव में था वैसा ही बताना, ठीक है ना, एज इट एक्चुअली वॉज, कि रानके का प्रसिद्ध कथन था ये, ठीक है। उनका मानना है कि इतिहासकार का काम है कि अतीत को सुधारना या वर्तमान को उपदेश देना ही नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि वास्तव में घटना कैसे घटी थी, ठीक है ना, जैसे घटी थी, और उसको वैसे ही बताना, जैसा है वास्तव में वैसा ही उसको बताना, ठीक है ना, वैसा ही उसको दर्ज करना। तो ये उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत था। उन्होंने प्राथमिक स्रोतों पर जोर दिया, ठीक है ना, कहानियों को बाहर निकाल दिया उन्होंने, इतिहास से कहानियों को बाहर निकाल कर केवल दस्तावेजों के आधार पर ही इतिहास लिखने के लिए उन्होंने इतिहास लिखने के महत्व पर जोर दिया, ठीक है। उन्होंने सरकारी जो अभिलेख होते हैं, पत्र होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण को ही सबसे अधिक महत्व दिया, ठीक है। उनके अनुसार बिना लिखित प्रमाणों के इतिहास केवल कल्पना है, ठीक है। तो उन्होंने इतिहास के लेखन पर जोर दिया, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया, वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि इतिहासकार को अपनी धार्मिक, राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत भावनाओं को लेखन से दूर रखना चाहिए। उसे एक वैज्ञानिक बिना किसी भेदभाव के तथ्यों के आधार पर ही वर्णन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने सेमिनार पद्धति की शुरुआत की। रांके ने जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें इतिहास पढ़ाने का तरीका बदल दिया। उन्होंने सेमिनार प्रथा की शुरुआत की, जहां छात्र को और शिक्षक को मिलकर जो मूल दस्तावेज होते हैं उनका विश्लेषण उनके विश्लेषण पर जोर दिया, ठीक है ना, जिसका मतलब है कि इतिहासकारों को अपने स्रोतों की जांच करनी चाहिए, ठीक है, उनकी तुलना भी करनी चाहिए और उनके अर्थ को समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। कालक्रम के अनुसार इतिहास को दर्ज करने के लिए उन्होंने जोर दिया इस पर। इतिहासकार को जो घटनाओं को कालक्रम के अनुसार ही दर्ज करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया, ठीक है। स्रोतों के उपयोग पर, वस्तुनिष्ठता, हमने ये सारे पॉइंट अभी कवर करवा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रानकेवारी परंपरा के प्रमुख बिंदु हैं या फिर विशेषताएं कहीं। और रानके के द्वारा आलोचनात्मक पद्धति की शुरुआत की गई, जिसमें जो स्रोत होते हैं उनकी आलोचना की शुरुआत की गई, जिसका मतलब है कि किसी भी जो दस्तावेज है उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सत्यता की भी जांच करनी चाहिए कि वह दस्तावेज असली है या नकली है, उसे लिखने वाले का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी देन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो रानकेवादी परंपरा के महत्व को दर्शाती हैं, ठीक है ना। रानकेवादी परंपरा के यदि इसके बारे में यदि थोड़ा मोटा मोटा निष्कर्ष दें तो जो रानकेवादी परंपरा है उन्होंने इतिहास को प्रतिष्ठा दिलाई है। आज भी यदि कोई शोधकर्ता पूरा लेख में जाकर, ठीक है ना, जो भी फाइलें देखता है, खोलता है ना, कुछ भी रिसर्च करता है, तो वह अनजाने में रानके के द्वारा जो ये परंपरा शुरू की गई थी उसका ही पालन कर रहा होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा ही सत्य की खोज की गई, दस्तावेजों को इम्पोर्टेंट माना गया। तो ये सारे रानकेवादी परंपरा के बारे में अब हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इतिहास की प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दृष्टियों के बारे में। देखिए, यदि इस टॉपिक की बात करें तो इतिहास की जो प्रत्यक्षवादी अनुभववादी दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इतिहास को एक वैज्ञानिक और अनुभववादी दृष्टिकोण से देखता है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे अनुभव और अवलोकन के माध्यम से ही समझा जा सकता है। देखिए, यदि प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दृष्टि के कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद दो ऐसी धाराएं हैं जिन्होंने इतिहास को एक कला से बदलकर विज्ञान बना दिया। हालांकि ये दोनों काफ़ी हद तक एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं, ठीक है ना। अब यदि हम इन दोनों दृष्टियों के अंतर की बात करें तो सबसे पहले हम
इतिहास के अनुभववादी दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे, जिसका सीधा अर्थ बताए तो साक्ष्य और अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, जिसमें तथ्यों की सर्वोच्चता होती है, तथ्यों को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, अनुभववादी जो इतिहासकार हैं वे मानते हैं कि इतिहासकार का अपना कोई विचार नहीं होना चाहिए, उसे केवल वही लिखना चाहिए जो उपलब्ध साक्ष्य से मिलता है। ठीक है ना, तो ये तथ्यों पर जोर देते हैं। जैसे लियोपोल्ड वोन रानके के प्रभाव की यदि बात करें तो हम इस विचारधारा के सबसे बड़े स्तंभ माने गए हैं वे, और उनका मानना है कि इतिहासकार को अपनी आत्मा या व्यक्तित्व को मार कर ही केवल तथ्यों के आधार पर ही इतिहास को दर्ज करना चाहिए, या फिर सच है जो वो बोलना चाहिए। ठीक है, इतिहासकार के अर्थ की बात करें तो जो स्रोत है, स्रोतों की खोज और उनका जो हूबहू वर्णन करना। ठीक है, ये इनका रान के द्वारा दिया गया प्रमुख मंत्र है। ठीक है, जिसमें जो स्रोत होते हैं उनको खोजा जाना चाहिए, और जो जो भी स्रोत मिलते हैं हमें उनको वैसा का वैसा उनका वर्णन करना हूबहू, उसमें ना कुछ भी कल्पना या फिर कहानी नहीं मिलानी चाहिए, इनका ये मानना है। इसके बाद यदि हम इतिहास की प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो प्रत्यक्षवाद अनुभववाद से एक कदम आगे की सोच है। ठीक है ना, जिसकी शुरुआत अभी हमने पढ़ा है कि अगस्त कोंत के द्वारा की गई थी, जिन्होंने वैज्ञानिक नियम पर जोर दिया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष, ये जो वादी होते हैं, जो प्रत्यक्षवादी इतिहासकार हैं, वे केवल मानते हैं कि जो तथ्य हैं इकट्ठा करने से संतुष्ट नहीं होते, वे चाहते हैं कि इतिहास में भी भौतिक विज्ञान की तरह ही जो नियम है वो खोजे जाने चाहिए। वे साथ में वे कार्य कारण संबंध के बारे में बात करते हैं। ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है कार्य कारण संबंध का, जिसमें वे ये समझाना चाहते हैं कि जो इतिहास में घटनाएं घटती हैं उनका एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। ठीक है ना, कि वे क्यों घट रही हैं। इसके अलावा समाज शास्त्र से जुड़ाव की बात कर सकते हैं हम, एक और पॉइंट इसमें ये ऐड कर सकते हैं समाज शास्त्र वाला, जिसमें प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को समाज के विकास के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखा है, और ये कोंत को समाज शास्त्र का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दृष्टिकोणों के बारे में थी। और इन दोनों के बीच में यदि मोटा मोटा अंतर की बात करें तो जैसे अनुभववाद है उसका मुख्य फोकस किस चीज़ पर रहता है कि केवल क्या हुआ है, तथ्यों का संग्रह करने पर ही रहता है। ठीक है ना, और इतिहासकार की भूमिका के बारे में बात करें तो एक रिकॉर्ड कीपर या फिर जो संपादक होता है उसकी तरह ही मानते हैं। उद्देश्य की बात करें तो अतीत को उसके शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहता है, कि जो भी साक्ष्य मिलते हैं उनका हूबहू वर्णन करने के लिए कहता है ये। ठीक है, और इसके मुख्य विचारक की बात करें तो लियोपोल्ड वोन रानके हैं। ठीक है, ये अनुभववाद के प्रमुख विचारक हैं। इसके बाद यदि प्रत्यक्षवाद की बात करें तो ये बोलता है कि कैसे और क्यों हुआ, और इसमें साथ में नियमों की खोज पर भी ये जोर देता है। ठीक है ना, नियमों के महत्व पर जोर देता है, और ये एक वैज्ञानिक या फिर विश्लेषणकर्ता की तरह सोचता है। अतीत के जो अनुभव होते हैं उनसे भविष्य के लिए नियम बनाने पर जोर देता है। ठीक है, और यदि इसके इम्पोर्टेंट या फिर प्रमुख इतिहासकार की बात करें तो अगस्त कोम्टे, हेनरी थॉमस और बकल, बहुत सारे और भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने फिर प्रत्यक्षवाद को आगे विकसित किया है। ठीक है, और यदि इन दोनों दृष्टिकोणों में हम कुछ समानताओं की बात करें तो देखो इन जो धाराएं हैं इन्होंने मिलकर 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में बहुत सारे प्रभाव डाला है, बहुत सारा। ठीक है ना, और यदि हम वस्तुनिष्ठता की बात करें तो इतिहास में व्यक्तिगत पसंद नापसंद या धार्मिक पूर्वाग्रह को पूरी तरह से इसने वर्जित किया है। प्राथमिक स्रोतों पर भी दोनों ने ही, प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दोनों दृष्टिकोणों ने प्रत्यक्ष जो प्राथमिक स्रोत होते हैं उन पर दोनों ने ही जोर दिया है। ठीक है ना, जो पुस्तकालयों, अभिलेखागारों या फिर जो भी दस्तावेज होते हैं उनको सत्य मानकर ही उनको ही एकमात्र स्रोत माना है। ठीक है ना, सत्य का। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो जो इतिहास को ईश्वरीय चमत्कार या फिर जो कहानियों से मुक्त कर मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है ना, उन्होंने भौतिक साक्ष्यों पर केंद्रित किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों धाराओं को एक या फिर समानता की दृष्टि से देखती हैं। और इस टॉपिक में यदि हम इसकी आलोचना या फिर निष्कर्ष की बात करें, मोटा मोटा कंक्लूजन निकाले तो ये क्या है कि जहाँ अनुभववाद ने इतिहास को सच्चाई और शुद्धता दी है, वहीं प्रत्यक्षवाद ने इसे गहराई और वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया है। ठीक है ना,
और इन्हीं दोनों के मेल से आधुनिक इतिहास लेखन की उस शुद्ध पद्धति का जन्म हुआ है जिसका पालन आज भी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी आलोचनाओं के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, और फिर इसका अभ्यास भी देखेंगे। देखिए, यदि इसकी आलोचना की बात करें तो जो 19वीं शताब्दी में पश्चिमी इतिहास लेखन की प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी धाराओं ने जहाँ इतिहास को एक विज्ञान बनाया, ठीक है ना, वहीं 20वीं शताब्दी में के आते आते इतिहासकारों के द्वारा इसकी कड़ी आलोचना भी की गई। ठीक है ना, और आलोचकों का मानना है कि इतिहास को पूरी तरह से विज्ञान मान लेना भी एक भूल है। ठीक है, यदि इसकी आलोचनाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा तथ्यों का मोह। और तथ्य के मोह में ये सबसे बड़ी आलोचना मानी गई है इसकी। 19वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, जैसे रानके के बारे में पढ़ा था, वो तथ्यों के पीछे बिल्कुल पागल थे। ठीक है ना, तो उनका और आलोचकों के द्वारा बताया गया है कि तथ्य अपने आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में जो उसका चयन है उसकी अपनी सोच की जो उसका चयन किया जाता है। ठीक है ना, उसमें जो इतिहासकार की अपनी सोच भी शामिल होती है। तो ये उसकी एक सबसे बड़ी आलोचना हो। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी आलोचना में आता है ये। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इतिहासकारों की भूमिका को नकारा इनमें। जैसे रानकेवादी परंपरा का मानना है कि इतिहासकार को ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और अपनी भावनाओं को किनारे रखना चाहिए। ठीक है ना, और आलोचकों के द्वारा तर्क दिया गया है कि कोई भी इतिहासकार पूरी तरह से तटस्थ नहीं हो सकता। वह जिस समाज, धर्म और जिस टाइम पर वह रह रहा है उसका प्रभाव उसके लेखन पर जरूर पड़ता है किसी न किसी कारण से। ठीक है ना, इतिहास केवल अतीत नहीं है बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है। तो एक पॉइंट ये बन जाएगा उसकी आलोचना में कि इतिहासकारों की जो भूमिका है उसको भी उसने नकार दिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था कि तथ्यों का मोह, जिसमें सिर्फ उन्होंने तथ्यों पर जोर दिया है। सेकंड है कि इतिहासकार की भूमिका को नकारा। ठीक है ना, जिसमें जो वो है इतिहासकारों का जो पूरी तरह से तटस्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका लेखन पर उसके समय का, समाज का प्रभाव जरूर पड़ता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो केवल राजनीतिक इतिहास पर जोर। ठीक है, 19वीं ये पॉइंट बन जाएगा। यदि इसकी बात करें तो जो 19वीं शताब्दी है उसमें इतिहास लेखन मुख्य रूप से राजाओं, युद्धों, संधियों और कूटनीतिक तक ही शामिल था। ठीक है, आलोचकारों के द्वारा या फिर आलोचनाओं जो जितने भी आलोचनाकार हुए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इसमें आम आदमी, महिला, किसान, मजदूरों, ठीक है, और उनके सामाजिक जीवन या फिर संस्कृति को पूरी तरह से अनदेखी की गई है। सिर्फ उन्होंने राजाओं के बारे में, उनके युद्धों के बारे में ही ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। और इसमें यदि हम एक और पॉइंट ऐड करें तो इतिहास और विज्ञान की तुलना गलत है। ठीक है ना, देख जैसे जो प्रत्यक्षवाद के जो इतिहासकार थे अगस्त कॉन्ट, उनके द्वारा इतिहास और विज्ञान की तुलना की गई है। ठीक है ना, प्रत्यक्षवाद इतिहास को भौतिक नियमों की तरह ही बांधना चाह रहे थे वो। तो बहुत सारे दार्शनिकों के द्वारा या फिर इतिहासकारों के द्वारा या आलोचनाकारों के द्वारा बताया गया है कि विज्ञान निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करता है जबकि इतिहास है वो मानवीय चेतना का। ठीक है ना, मनुष्य का व्यवहार अनिश्चित होता है, उसे लैब के फार्मूलों में बांधा नहीं जा सकता। तो ये एक उसकी आलोचना बन जाएगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो कि इसकी आलोचना के अंदर ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो जो 19वीं शताब्दी के इतिहास लेखन की बहुत सारी आलोचनाएं की गई, और लेकिन यह भी सच है कि इसी आलोचना ने 20वीं शताब्दी के नए इतिहास लेखन का जो रास्ता है उसको खोल दिया है। और जो आज भी हम पढ़ते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ते हैं तो वह इसी आलोचना का परिणाम है। ठीक है ना, जिसमें हम कुछ अच्छी बातों को बताते हैं तो उसके जो की जो कुछ बुरी आदतें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी बताते हैं। और कुछ इतिहासकारों के द्वारा यदि कुछ अच्छी चीज़ें छूट जाती है तो हम उसकी आलोचना में उन सब चीज़ों को ऐड करके बता देते हैं। तो ये था हमारा आलोचना वाला पॉइंट, ये भी कवर हो गया है। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न की बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद में कौन सी समानताएं और भिन्नताएं हैं। ठीक है ना, ये हमने लेसन के अंदर भी इसको कवर किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से कवर हो जाए और अगर ये पेपर में आए तो आप अच्छे से इसको कर सको। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद दार्शनिक चिंतन की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ठीक है ना,
हालांकि ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इनके जो दृष्टिकोण हैं और उद्देश्यों में कुछ मौलिक अंतर भी है। यदि इनके बीच में समानताओं की बात करें तो हम दोनों विचारधारा इस बात पर सहमत है कि ज्ञान का आधार तर्क और तथ्य होना चाहिए, न कि कल्पना। ठीक है ना। तो यदि हम भी इसमें अनुभव के महत्व की बात करेंगे, देखो जैसे कि दोनों मानते हैं, हमने लेसन में भी इसको पढ़ा है कि दोनों मानते हैं कि वास्तविकता इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभव से ही आती है। ठीक है ना। कि जो ये दोनों हैं, जो प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद है, दोनों ही इस अनुभव के महत्व पर जोर देते हैं कि जो वास्तविकता है इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है। अध्यात्म का विरोध की बात करें तो हम दोनों विचारधाराएं हैं, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा या फिर उन बातों को नकारती है जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आत्मा, परमात्मा और प्रालौकिक जैसी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। आत्मा के बारे में नहीं बताया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। परमात्मा के बारे में ठीक है ना, पारलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में। तो जो ये इनका आध्यात्मिक है, ये आध्यात्म का विरोध करती हैं दोनों विचारधाराएं। ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की यदि बात करें तो दोनों ही दर्शन वैज्ञानिक पद्धति और वस्तु जो निष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी पर बल देते हैं। निरीक्षण और परीक्षण दोनों का मानना है कि किसी भी सत्य को स्वीकार करने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ठीक है ना। और इसके अलावा यदि हम इनमें कुछ भिन्नताओं की बात करें तो ये तो थी जो हमने बताई है अब तक, ये तो थी इसकी समानताएं। और यदि हम इनमें भिन्नताओं की बात करें तो इनमें मुख्य अंतर यह है कि अनुभववाद ज्ञान की उत्पत्ति पर आधारित है या फिर ज्ञान की उत्पत्ति पर ध्यान देता है, जबकि प्रत्यक्षवाद ज्ञान के प्रयोग और सामाजिक सुधार पर जो है जोर देता है। इसके अलावा अनुभववाद जो है वो व्यक्तिगत अनुभव को प्रधानता देता है। ठीक है ना। जो भी अनुभव वो करता है इंसान अपनी आंखों से देखकर, छूकर या फिर कुछ महसूस करके या सुनकर जो भी अनुभव करता है उसको प्रधानता देता है। लेकिन जो प्रत्यक्षवाद है वो वस्तुनिष्ठ प्रमाण और वैज्ञानिक नियमों को प्रधानता देता है। ठीक है ना। और इस अनुभववाद कहता है मैंने देखा इसलिए यह सच है, लेकिन प्रत्यक्षवाद कहता है इसे वैज्ञानिक विधि से सिद्ध किया गया इसलिए यह सच है। तो ये बहुत सारे इसमें अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है। और जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद अनुभववाद का ही एक विकसित और कठोर रूप है, जिसका मानना है कि दर्शन को भी विज्ञान की तरह ही काम करना चाहिए। केवल उन्हीं चीज़ों को सच मानना चाहिए जिन्हें मापा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जिसको गणितीय प्रमाण है जिसके। ठीक है ना। जिसमें प्रत्यक्षवाद धर्म को, आध्यात्म को पूरी तरह से अर्थहीन मानता है क्योंकि उसको प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्षवाद है। और अनुभववाद का मानना है कि मनुष्य का मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट की तरह होता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं वह अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि मैंने लेसन कवर करवाया जब भी बताया था कि आग पर हाथ जल गया तो ये महसूस हुआ, तो ये इंद्रिय ज्ञान है। ठीक है ना। इंद्रिय ज्ञान की उस अनुभव की तरफ से, जैसे अनुभव करके हमें महसूस हुआ, देख कर महसूस हुआ। ठीक है ना। वो जलन महसूस हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंद्रिय ज्ञान से आती हैं, जो अनुभववाद को दर्शाती हैं। ठीक है ना। और इसके जो प्रमुख विचारक की बात करें तो जॉन लॉक, डेविड ह्यूम। ठीक है। ये सब इसके विचारक थे। तो हमने ये बहुत सारे अंतर इसके बारे में बता दिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कवर होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हमने लेसन में भी करवाया था और बताया भी था कि ये वाला प्रश्न लास्ट दिसंबर एग्जाम में आया है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो अब हम बात करते हैं लियोपोल्ड फोन रानके कौन थे, इतिहास पर उनका दृष्टिकोण। देखिए जो लियोपोल्ड वोन रानके हैं, इतिहास के पन्नों में लियोपोल्ड वोन रानके का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और हमने इनके बारे में पीछे भी कवर किया है। अगर यह कहा जाए कि उन्होंने इतिहास लिखने के लिए जो भी तरीके अपनाए उनको हमेशा के लिए उन्होंने बदल दिया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ही आधुनिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। लियोपोल्ड वोनके के जो यदि दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो जो उनका दृष्टिकोण है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ था और प्रामाणिकता पर आधारित था। का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, उनका मानना है कि
इतिहासकार हैं जो, उनका काम है कि इतिहास को सुधारना और वर्तमान के लिए सबक देना, ठीक है ना। इन सब के अलावा भी इतिहास को ठीक वैसा ही प्रस्तुत करना जैसा कि वास्तव में घटित हुआ है, सत्यों पर आधारित घटनाओं को ही प्रस्तुत करना, ठीक है ना। स्रोतों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर, ठीक है ना, सत्य के आधार पर ही हम अपने जो भी स्रोत है, जो घटनाएं घटी हैं, उनको प्रामाणिकता के साथ ही और सत्य के आधार पर ही हम जो वास्तव में है वैसा ही दिखाएं उसको, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक स्रोतों पर जोर दिया उन्होंने, ठीक है ना। रानके के से पहले इतिहासकार अक्सर सुनी सुनाई बातों या फिर जो पुरानी कहानियां हैं उन पर भरोसा कर लेते थे, उनको लिख देते थे। लेकिन रानके ने कहा है कि इतिहास केवल समकालीन दस्तावेज या फिर जो चश्मदीद गवाह होते हैं उनकी रिपोर्ट, ठीक है ना, या फिर कुछ मूल कागजात के आधार पर ही लिखा जाना चाहिए। तो इन्होंने स्रोतों पर भी जोर दिया, ठीक है ना। उसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने इतिहास को एक कला के बजाय विज्ञान बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। उन्होंने आलोचनात्मक विश्लेषण पर भी जोर दिया है, जहाँ पर दस्तावेज की गहराई से जांच की जाए कि वह असली है या नहीं। निष्पक्षता की बात करें तो उन्होंने इस पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि इतिहास को लिखते समय इतिहासकारों को अपनी पसंद और नापसंद या फिर धर्म या राजनीति को एक साइड में रख कर ही इतिहास को लिखना चाहिए, ठीक है ना। और तथ्यों को, जो तथ्य सच में जो तथ्य आधारित हैं उनको ही लिखना चाहिए, ठीक है। राजनीति और राज्य के महत्व पर जोर दिया है उन्होंने। उनका मानना है कि इतिहास मुख्य रूप से राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राज्यों की कहानी है। उनके अनुसार राज्य एक दिव्य विचार की तरह थे और उनका मानना है कि इतिहास का मुख्य केंद्र होना चाहिए, जो कि, ठीक है ना, उनका अध्ययन ही इतिहास का मुख्य केंद्र माना जाना चाहिए। और यदि इसके प्रभावों की बात करें तो रानके के जो ये दृष्टिकोण है उन्होंने एक व्यवस्थित विषय बनाया है, जो आज दुनिया भर या फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो शोध की पद्धतियाँ सिखाई जाती है उनकी नींव उनकी ही देन है या फिर, ठीक है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रानके प्रत्यक्षवाद के काफ़ी करीब थे, ठीक है ना, क्योंकि वे केवल तथ्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों में ही विश्वास रखते थे। तो ये हमने बहुत सारे टॉपिक जो है लियोपोल्ड रानके के बारे में पढ़े हैं, उनके दृष्टिकोणों के बारे में बताया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इतिहास के रानकेवादी दृष्टिकोणों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करेंगे। अब हम देखिए, यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो लियोपोल्ड वोन रानके के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण, जिसे प्राय रानकेवादी परंपरा या फिर परंपरागत इतिहास लेखन कहा जाता है, इन्होंने इतिहास को एक गंभीर शैक्षणिक विषय बनाया है। इसके बहुत ही प्रभावशाली सकारात्मक पक्ष भी हैं, तो कुछ सीमाएं हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है, ठीक है ना। यदि हम इसके सकारात्मक दृष्टिकोणों की बात करें, सकारात्मक पहलुओं की बात करें, तो अभी हमने इससे पहले प्रश्न में भी बात की थी, इनके दृष्टिकोणों में बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। अभी हम बात करेंगे इनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में। तो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना। रानके ने इतिहास को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया है कि इतिहासकार को अपनी भावनाओं को तथ्यों से दूर रखकर ही जो इतिहास को लिखना चाहिए। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति की बात की थी हमने, ये सब उसके सकारात्मक पहलू हैं, ठीक है ना। उन्होंने इतिहास लेखन में जो है रिसर्च को प्राथमिकता दी है, दस्तावेजों की आलोचनात्मक जांच की शुरुआत की, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भी दस्तावेज है उनको गहराई से जांचना चाहिए कि वे असली है या नहीं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है प्रामाणिकता, जिनके कारण इतिहास में कहानी और कल्पनाओं के चुंगल से इतिहास को बाहर रख कर सिर्फ ठोस प्रमाणों पर ही आधारित होना चाहिए। जो इतिहास है वो प्रामाणिकता पर आधारित होना चाहिए। पेशेवर स्वरूप के बारे में बात करेंगे इसके अलावा, ठीक है ना। उन्होंने एक सेमिनार पद्धति विकसित की थी, जिसे नए इतिहासकारों ने प्रशिक्षण मिलना शुरू हुआ, जिसके कारण, ठीक है, तथ्यपरकता पर जोर देंगे। उनका नारा था जैसा वास्तव में है वैसा ही लिखना चाहिए, वैसा ही बताना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब उसके सकारात्मक पहलू थे। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता, जिसमें भावनाओं को दूर रख कर ही इतिहास को लिखना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है ना। प्रामाणिकता, पेशेवर स्वरूप, तथ्यपरकता। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नकारात्मक दृष्टिकोणों के बारे में इनकी।
देखिए, यदि नकारात्मक दृष्टिकोणों के बारे में बात करें तो इसमें अत्यधिक दस्तावेजीकरण है, ठीक है ना, जिसमें कुछ आलोचकों का मानना है कि जो रानके ने लिखित सरकारी दस्तावेजों पर इतना अधिक भरोसा किया है, वे आम जनता की आवाज़ भूल गए हैं। उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को इतिहास से बाहर कर दिया है और केवल लिखित प्रमाणों पर ही उन्होंने जोर दिया है, डॉक्यूमेंट्री पर, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो जो रानके का ध्यान सिर्फ राजाओं, ठीक है ना, राजाओं के जो उनके द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे, ठीक है ना, उनकी कूटनीति और बड़े बड़े संस्थानों पर ही रहा है। और उनका अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने आम जनता, किसानों और महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उन पर बहुत कम उन्होंने ध्यान दिया है, ठीक है ना, इनके विषय में बहुत कम चर्चा की है। इसके अलावा यदि बात करें तो राज्य केंद्रित दृष्टिकोण था, ठीक है ना, वे राज्य को ही बहुत पवित्र मानते थे। इसके कारण उनके इतिहास लेखन केवल राजनीतिक और सैन्य इतिहास तक ही सीमित होकर रह गए हैं। उसके अलावा यदि एक और पॉइंट की बात करें तो हम इसमें निरपेक्ष वस्तुनिष्ठता की असंभवता, कि जो बाद के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने तर्क दिया है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होना असंभव है। किसी भी चीज़ का इतिहासकार जिस भी तथ्य को चुनता है ना, उसमें उसकी सोच को कहीं ना कहीं शामिल वो कर ही लेता है। तो यह नए इतिहासकारों का मानना था, ठीक है। तो ये भी उसका एक नकारात्मक जो पॉइंट बन जाएगा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक अनदेखी, रांके के जो दृष्टिकोण था उसमें समाज के आर्थिक बदलाव और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए हैं उनको बहुत कम महत्व दिया गया है। इसके बाद जो एनाल्स स्कूल, ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 20वीं शताब्दी के दौर में इसको पढ़ेंगे हम। एनाल्स स्कूल आए जिन्होंने इतिहास के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने फिर इन समस्याओं को उजागर किया है। तो ये सब थे। यदि इसके निष्कर्ष की बात करें हम इस प्रश्न के, तो जो रानके का जो दृष्टिकोण था इतिहास के लिए एक नींव की तरह था, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं थी, ठीक है ना। लेकिन जो रानके थे उन्होंने इतिहास को अनुशासन और गंभीरता दी, जिसके बिना आज का जो आधुनिक इतिहास है, जो आधुनिक इतिहास लेखन है वो संभव नहीं था, ठीक है ना। उनके बिना इतिहास केवल साहित्य की एक विधि बनकर रह जाता। तो जो रानके हैं उनके जो दृष्टिकोण है, उनके जो आधुनिक इतिहास लेखन की देन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा जो प्रश्न भी कवर हो गए और हमारा लेसन भी यहाँ पर कवर हो गया है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।